चलिए हम लोग आज देख लेते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल, जो आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, वर्तमान में ही अभी अप्रैल माह में ही राज्यसभा से पारित हुआ है। इसका मतलब है कि ये लोकसभा राज्यसभा से पारित हो चुका है और अब ये कानूनी रूप ले लेगा। तो चलिए इसमें जो बातें होंगी, बातें ये होंगी कि आशंकाएं बहुत दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही थी, सदन में भी सुनाई दे रही थी, अखबारों के माध्यम से भी लग रहा है कि इससे जुड़े हुए कुछ आशंकाएं हैं। उन आशंकाओं को सरकार द्वारा क्लियर करने का प्रयास भी किया गया, दिखा सदन में वैसा दिखा। तो मेरा यह मानना है कि ये बिल, इसके पीछे जो मोटो है उस मोटो पे बात करेंगे हम लोग। इसके पीछे कोई एजेंडा हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो बिल में लिखा हुआ है उसके पीछे का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। किसे? तो हम लोग जानेंगे इसको कि आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक आखिर है क्या, इसकी ज़रूरत अभी क्यों पड़ी। तो चलिए इस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले ये आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक जो है, इसमें क्या है कि इसके तहत क्या होगा कि जो अपराधी है, अपराधी का जैविक डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। जैविक डाटा, ठीक है, जैविक डाटा को कलेक्ट किया जाएगा। किसका? अपराधी का। ध्यान देना है यहाँ। तो क्या है कि इस प्रक्रिया के तहत जो भी अपराधी है उसका जैविक डाटा कलेक्ट किया जाएगा। और इससे क्या होगा कि जैविक डाटा जो कलेक्ट होगा, कलेक्ट होने के बाद क्या होगा कि जैसे आधार कार्ड का एक नंबर होता है वैसे अपराधी का भी एक नंबर होगा, जो आम लोगों को पता नहीं होगा। ये पता किसको होगा? जो जांच एजेंसियां हैं उन्हें पता होगा और उस कोड से वो अपराधी तक पहुंच जाएंगे। तो जैविक डाटा जो कलेक्ट होगा, ये कलेक्ट कहाँ होगा? तो चूँकि अपराधी जो होते हैं उसे पकड़ने की जिम्मेदारी पुलिस की, तो निश्चित रूप से जैविक डेटा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? पुलिस की होगी। और जो डेटा कलेक्ट होगा ये कहीं स्टोर होगा, कितने समय तक के लिए होगा, डेटा मिलेगा कैसे, उनका मिलान कैसे होगा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट कौन होगा, जैसे बहुत सारी बातें हैं और ये एकदम प्राइमरी स्टेज में है। इसीलिए धीरे धीरे इसके बारे में जानकारियाँ भी आएगी। और तत्काल क्या है कि ये जो आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक है, इसके जो प्रावधान है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। ये तो सिंपल सी बात हो गई कि यह जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक, इसके तहत क्या होगा कि इसके तहत जैविक डेटा कलेक्ट किया जाएगा। तो 2022 में, तो निश्चित रूप से इससे पहले कोई कानून होगा और जिसके तहत इसी तरह डेटा या फिर डेटा टाइप कुछ तो कलेक्ट किया जा रहा होगा। आज अगर जैविक डेटा की बात कर रहे हैं तो हो सकता है पहले कोई डेटा तो कलेक्ट किया जाता ही होगा ना। अपराधी का रिकॉर्ड तो रखा जाता होगा ना। जी हाँ, रखा जाता था। और इसके लिए कैदियों का एक पहचान अधिनियम 1920 में बना था। चलिए इधर यहाँ लिखते हैं, कैदियों का पहचान अधिनियम। देखिए ये बना कब है? ये 1920 में। और अभी कानून बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। कब बना रहे हैं? नया कानून कब बनाया जा रहा था? ये 2022 में। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसमें जो सुधार हो रहा है वो 102 वर्ष के बाद। इसलिए अगर सुधार हो रहा है किसी भी चीज़ में, कोई अगर चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से या ट्रेडिशनली चल रहा है, उसमें अगर आप कुछ बदलाव लाएंगे तो निश्चित रूप से विरोध होगा। स्वाभाविक है, विरोध की प्रवृत्ति आएगी ही। तो यहाँ भी वही हो रहा है ना, 102 साल पुराने कानून को यहाँ बदला जा रहा है। पूरी तरह से नहीं बदला जा रहा, उसमें संशोधन किया जा रहा है। तो संशोधन किया जा रहा है तो उसमें क्या था कि देखिए, ये जो कैदियों का पहचान वाला जो विधेयक था, जो 1920 में अधिनियम बना था, उसमें क्या था कि डेटा इसमें भी कलेक्ट किया जाता था। इसमें भी डेटा कलेक्ट किया जाता था। किसका? अपराधी का। ठीक है, लेकिन क्या अपराधी का जो डेटा क्या कलेक्ट किया जाता था? बहुत ही सिंपल। कैसे हो गया? तो फोटोग्राफ। आज से पहले ध्यान में रहा होगा, निश्चित रूप से रहा होगा कि कहीं अगर जनरली चोरी डकैती या फिर किसी तरह का आपराधिक गतिविधि अगर होती है तो पुलिस सबसे पहले एक डायरी लेकर आती है, एल्बम लेकर आती है, जिसमें आदतन अपराधियों का फ़ोटो चिपका होता है। और फिर वो कहते हैं कि इसमें से पहचानिए, ये इसमें से तो कोई नहीं है, इनमें से तो कोई अपराधी नहीं है। जी हाँ, तो ये फ़ोटोग्राफ वगैरह जो है ये कलेक्ट करके रखना, या फिर ये फ़ोटोग्राफ, या फिर जैसे कि थंब माने उंगलियों का निशान, ठीक है,
का निशान। ठीक है, तो इस तरह का ये मतलब जो जैविक नहीं है, ये क्या था कि प्रिंट फॉर्मेट में, प्रिंट फॉर्मेट इन द सेंस कि रिटर्न है, कहीं लिखा हुआ है या चिपकाया हुआ है, तो ये अधिकार उसको मिला हुआ था कैदियों का पहचान अधिनियम 1920 के तहत। लेकिन आज के इस मॉडर्न डिजिटल एरा में, जहाँ इंटरनेट से सब कुछ हो रहा है ना, डिजिटल युग, डिजिटल एरा, तो डिजिटल एरा में क्या इससे काम चलेगा? नहीं चलेगा। तो स्वाभाविक रूप से है कि इसमें कुछ न कुछ बदलाव होनी चाहिए, और इसी बदलाव को ध्यान में रखते हुए यह कानून आया, और कानून का नाम है आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022, और जिसमें क्या है कि इसमें प्रावधान है जैविक डेटा कलेक्ट करने का, और जो जैविक डेटा कलेक्ट होगा तो निश्चित रूप से जांच के लिए, तो जांच जैविक डेटा जो कलेक्ट होगा तो किसके तहत? तो आप जानते हैं सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर जो है एक्ट, उसके अंदर जो धारा है 53 और 53A के तहत, देखिए क्रिमिनल प्रोसीजर का 53 और 53A के तहत ये डेटा कलेक्ट करने का अधिकार होगा। और हाँ, ये बता दें कि ये पहले इसको देख लीजिए, पर डेटा कलेक्ट करने का अधिकार होगा। ठीक है, अब क्या है कि जो डेटा कलेक्ट होगा, तो डेटा कलेक्ट जो होगा तो क्या होगा? अब देखिए, जो जैविक डेटा होगा क्या होगा, देखिए समझिए इसको, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले है निशान, किसका? उंगलियों का निशान। पैर और हाथ दोनों होगा, पैर का भी प्लस हाथ का भी। अब आप याद कीजिए, क्या आप आधार कार्ड बनवाने के समय दिए थे? जी हाँ, आप दिए थे किसका? तो हाथ का 200 उंगली का आप निशान दिए थे। अभी आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ ऐसा डेटा है, जो जैविक डेटा है, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है आधार कार्ड के रूप में। ठीक है, फिर दूसरा आइरिस और रेटिना। ठीक है, आपको अब याद आ रहा होगा कि आधार कार्ड बनाने के समय आँख में भी कुछ लगाया गया था। ठीक है, तो वो आइरिस का लिया गया था। ठीक है, वो भी ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया कि कुछ स्कैन करना है, स्कैनिंग करके भी रखा जाएगा, हर एंगल से स्कैन हर एंगल से करके उनका डेटा रखा जाएगा। चलिए फिर जैविक नमूने। ठीक है, अब भौतिक नमूने, जैविक नमूने और भौतिक नमूने समझ रहे होंगे, शरीर का कोई अंग का, और ये हमारा जैविक द्रव के किसी अंग का। ठीक है, जैसे स्पर्म वगैरह हो गया। तो यहाँ क्या हो गया कि जैविक नमूना, भौतिक नमूना, स्कैन, आइरिस, रेटिना, उंगलियों का निशान, तो ये सारा जो है डेटा लिया जाएगा इस आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 के तहत। जैविक डेटा कलेक्ट होगा ये। ठीक है, ये जैविक डेटा कलेक्ट कौन करेगी? तो निश्चित रूप से पुलिस। लेकिन पुलिस को ये रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखना है। ठीक है, पुलिस जो है ये रिकॉर्ड अपने पास नहीं रखेगी। पुलिस को क्या करना होगा, इसे देना होगा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के पास, NCRB के पास। किसके पास? NCRB। ये जो रिकॉर्ड कहाँ रखा जाएगा? तो ये राष्ट्रीय अपराधी रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, ये किसके पास रिकॉर्ड जमा होगा? तो नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो के पास। अच्छा, ये जो रिकॉर्ड है ये 75 वर्ष के लिए जमा होगा। मतलब अगर एक बार रिकॉर्ड कलेक्ट कर लिया गया तो 75 वर्ष तक ये रिकॉर्ड कहाँ रहेगी? तो NCRB के पास, मतलब नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो के पास, और 75 वर्ष तक रहेगी। और क्या होगा कि इसमें जो अपराधी या आदतन अपराधी, उनसे जुड़े हुए जो जांच होंगे ना, तो बहुत ही तीव्रता से क्या होगा कि अब जो जांच हो रही है तो तुरंत अपराधी को ढूंढा जा सकता है। किस तरीके से? तो आधुनिक मॉडर्न तरीके से। ऐसा आपको ध्यान होगा कि आप विदेशों में देखते हैं, अब विदेश में जब अपराध वगैरह को नियंत्रण, अपराधियों को पकड़ने का बात या अपराध नियंत्रण की बात आती है, तो क्या होता है जनरली
कि उसके जो बायोलॉजिकल डेटा होता है, जैविक डेटा, उस पर बहुत फोकस होता है, क्योंकि वो डेटा गवर्नमेंट के पास किसी न किसी रूप में रहता है और फिर उसे मिलान करके वो ईजी वे पे उस अपराधी को पकड़ लेता है। बस वही तरीका इंडिया में आने वाला है, और इंडिया में अब आ ही जाएगा, क्योंकि ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित हो चुका है। बस राष्ट्रपति महामहिम का अनुमति, मतलब हस्ताक्षर होने की ज़रूरत है, तो यह कानून बन जाएगा। तो अब बात क्या है कि 75 वर्ष तक रखा जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ प्रावधान जोड़ा गया है। कोई पहली बार अपराध किया, ठीक है, जो आदतन अपराधी नहीं है, पहली बार कोई अपराध किया, आदतन अपराधी नहीं है, तो उनका जो डेटा है वो उनका जो टेन्योर, मतलब जो सज़ा मिला, वो सज़ा सही तरीके से उनका पूरा होने के बाद जब उन्हें बाइज्जत बरी किया जाएगा तो उनका डेटा भी डिलीट कर दिया जाएगा, परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। ध्यान से सुनिए, अगर कोई आदतन अपराधी नहीं है और किसी कारण उनसे अपराध हुई और अपराध के बाद उन्हें जो सज़ा मिली, सज़ा पूरी होने के बाद, मतलब सज़ा पूरा करने के बाद उन्हें बाइज्जत बरी जब किया जाएगा तो उनके डेटा को भी परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा। कहाँ से? तो NCRB से, ठीक है, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो से डेटा डिलीट कर दिया जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि उनका डेटा 75 वर्ष तक रहेगा, लेकिन जो आदतन अपराधी है आइडेंटिफाई करेगी कि ये आदतन अपराधी ये बार बार अपराध में सम्मिलित हो रहा है, तो ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए ये जो कानून है बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाएगी। तो इसमें क्या हो गया कि एक टेन्योर पता चला। अब है कि देखिए NCRB के पास जो डेटा है, पुलिस कलेक्ट की डेटा, NCRB के पास डेटा है, तो ये डेटा का उपयोग कौन कौन कर सकता है? कोई भी जांच एजेंसी कर सकती है, चाहे CBI हो, NIA हो, ठीक है, CID स्टेट का CID हो, ठीक है, जिसको भी ज़रूरत हो फॉरेंसिक जांच के लिए, ED फॉरेंसिक जांच के लिए जिसको भी ज़रूरत हो कि हाँ इनको फॉरेंसिक जांच के लिए ज़रूरत है, रॉ हो जाए, इन सभी को जो ज़रूरत होगी, डेटा की जब ज़रूरत होगी तो डेटा कहाँ से लेंगे? तो ये लेंगे NCRB से, ठीक है। ये डेटा इनके पास है, किनका डेटा? तो अपराधियों का डेटा। अपराधियों का डेटा इनको कहाँ से मिलेगा? तो इनको मिलेगा NCRB के पास। ये अधिकार कौन दे रहा है? तो आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022। अच्छा चलिए, इससे जुड़ा हुआ एक ये देख लीजिए कि जो बायोलॉजिकल डेटा, जैविक डेटा जो है ना, जैविक डेटा पहली बार कलेक्ट करने का जो प्रयास है या फिर रूल बना इसका, पहली बार जानते हैं कहाँ बना? हांगकांग में। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं जो भी बातें अपने इस लेक्चर में रखूँगा सारा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंटरेस्टिंग होना या नहीं होना मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपसे एग्ज़ाम में क्या पूछे जाएंगे और क्या आप एग्ज़ाम में उसको सही तरीके से अटेम्प्ट लेंगे या नहीं लेंगे। ये तय करेगा कि आप कितने ध्यान से सुन रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो वो जैविक डेटा जो है सबसे पहले कहाँ आया? देखिए ये अभी रिसेंटली हुआ, इसलिए निश्चित रूप से इससे क्वेश्चन होगा। तो जैविक डेटा सबसे पहले बात आई तो हांगकांग में। आप देखिए क्या हुआ कि हांगकांग में जैविक डेटा, आप जान रही है हांगकांग में क्या हो रहा था कि हांगकांग को 1997 को हांगकांग ब्रिटेन से चाइना को मिला, और चाइना 97 से क्या हुआ कि चाइना अपना अस्तित्व या प्रभुत्व जमाने के चक्कर में क्या हांगकांग में बहुत सारे ऐसे कानून बना दिए, जबकि रूल ये कह रहा था 1997 का जो ट्रांसफ़र हुआ ब्रिटेन से चाइना को हांगकांग, तो उसमें ये सिंपल सी बात थी कि जो डिफेंस है उसको छोड़ के सारा जो स्वतंत्रता, मतलब किसी भी तरह की इंडिपेंडेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ डिफेंस रहेगा चाइना के पास। लेकिन चाइना ऐसा हैसेप किया कि आप युवाओं का लगातार हांगकांग में विरोध प्रदर्शन देख सकते हैं, कभी भी देख लीजिए। अभी वो कोविड से बहुत परेशान है, लेकिन वो जब नॉर्मल डेज हुआ करता था तो युवाओं का बहुत ही परेशानी थी। वहाँ जब ये जैविक डेटा वाली बात आई तो हांगकांग में ये कानून आया कि जैविक डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। तो वहाँ क्या हुआ कि जैविक डेटा जो कलेक्ट किया जाएगा, तो देखिए जैविक डेटा में क्या हो सकता है, तो ये सारा हो सकता है। लेकिन जैविक डेटा कलेक्ट करने का एक और तरीका जो स्वैब होता है, मतलब जैसे स्वैब होता है ना कि जैसे आप देखेंगे कि कोविड वगैरह में जो जांच होती है, तो आप जानते हैं कि कोविड का जांच कैसे होता है, तो उससे भी जो लिया जाता है जांच के लिए, तो वैसे चीज़ों से भी, मतलब अगर किन्हीं की, देखिए थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो रहा है कि अगर कोविड जांच के लिए भी जो जिस तरीके से हमारा जो लिया जाता है ये सिंपल, उसके आधार पे भी जैविक डेटा तैयार हो सकता है।
वो भी एक ये है, लेकिन ये जैविक नमूने उससे भी तैयार हो जाएगा जो कोविड डाट के। इसीलिए क्या हो रहा था कि शुरू में जो कोविड जांच का प्रोसेस था ना, उसका भी बहुत विरोध हो रहा था। कहाँ, तो हांगकांग में भी बहुत हुआ था। अच्छा, एक्चुअली क्या हुआ कि जब जैविक डेटा वाला कलेक्ट किया गया और हांगकांग पुलिस जब इसका उपयोग करने लगी तो बहुत ही तेज़ी से उन्होंने क्या किया कि प्रदर्शनकारियों को ना गिरफ्तार करने में सफलता मिली उन्हें। तो प्रदर्शनकारी या फिर जो लीड कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी होने से क्या हुआ कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि वहाँ जो विरोध प्रदर्शन है उसमें काफ़ी कमी आई। तो हांगकांग में चाइना ने ये पॉलिसी अपना के हांगकांग में जो विरोध कर रहे लोग थे उनको नियंत्रण करने में सफलता पाई। अब यही सवाल यहाँ आता है कि क्या भारत में किसी चीज़ को नियंत्रण करने के लिए ऐसे जैविक डेटा का दुरुपयोग नहीं हो सकता है क्या? यही प्रश्न लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह उठाए गए विपक्ष के द्वारा, और प्रश्न को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। यहाँ कुछ स्टैंडर्ड तय करना होगा। सरकार ने सीधे सीधे ये जवाब दे दी कि भारत में किसी भी कानून का दुरुपयोग को रोकने के लिए न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था के ऊपर सबको भरोसा विश्वास है, ये सही बात है। लेकिन सरकार सिर्फ यह बोल दे कि अगर किसी भी तरह की अनियमितता होती है, जैविक डाटा से जुड़ा हुआ कोई मतलब एक तरह से सत्ता पक्ष दुरुपयोग करती है, तो क्या कि न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका ये तय कर लेगी कि दुरुपयोग हुआ या नहीं हुआ। तो ये जवाब संतोषप्रद नहीं है। उनको सारी जो भी शंकाएं हैं उनको स्पष्ट करना आज नकल करना चाहिए, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में ऐसा होगा। तो एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि जो डेटा कलेक्ट हो रहा है, तो डेटा जनरली क्या है कि जो कैदियों का पहचान अधिनियम 1920 था, इसमें प्रावधान क्या था कि अपराधी को, कोई अपराधी है उस कम से कम 1 वर्ष का सजा होना चाहिए उसको, ठीक है। तो किसके तहत? तो कैदियों का पहचान अधिनियम 1920 का जो प्रावधान था उसके तहत किसी को अगर अपराधी मान लिया गया और उसको 1 वर्ष, कम से कम 1 वर्ष का सजा दे दिया गया, तो क्या हुआ कि उसका डेटा, लेकिन कैसा, वही मैंने बताया था पहले कि फोटोग्राफ या उंगलियों का निशान वगैरह को क्या कि कलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ क्या बदलाव आया, देखिए यहाँ आपको देखना होगा कि बदलाव क्या है। तो सबसे पहले यहाँ क्या है कि इस आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 के तहत किसी को, चलिए कुछ पॉइंट देखिए, पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो उस गिरफ्तार व्यक्ति का, किसी की भी गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तार का डेटा कौन सा, तो डिजिटल डेटा, जैविक डेटा लिया जा सकता है। ध्यान देंगे, किसी को, ठीक है, एक गिरफ्तार व्यक्ति से जैविक डेटा लिया जाएगा। यहाँ गिरफ्तार शब्द उपयोग हो रहा है, ना कि अपराधी, ठीक है। फिर दूसरा देखिए क्या होता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, निवारक निरोध, मतलब कि किसी ऐसे व्यक्ति को खुला अगर रखा जाए तो शांति सुरक्षा व्यवस्था के लिए अगर खतरा है, शांति या सुरक्षा के लिए खतरा है, तो क्या करती है पुलिस की, गिरफ्तार कर ली। तो शांति और सुरक्षा के लिए भी अगर किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उनका भी जैविक डेटा लिया जा सकता है। यहीं पे मामला गड़बड़ हो रहा है। ये पॉलिटिकल बात भी हो सकती है कि नहीं, ये बाहर रहेंगे तो इनसे शांति सुरक्षा खतरा है, तो इनकी गिरफ्तारी हुई तो इनका क्या हो, तो जैविक डेटा इनका भी कलेक्ट किया जाए। ऐसे ये कोई नई बात नहीं है, ये प्रावधान है और ये क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में भी है। ये आप CRPC का 117 देखेंगे तो उसमें भी है ये प्रावधान कि गिरफ्तारी की जा सकती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि गिरफ्तारी करने के साथ साथ उसका जैविक डेटा भी कलेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ कुछ संभावनाएं ऐसी हैं जिस पर विचार होना चाहिए, सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्षों को, पहलुओं को ध्यान में रखते हुए। चलिए तीसरा, अब क्या देखिए कि जो जैविक डेटा कलेक्ट किया जा रहा है ना, ठीक है, इसमें क्या है ना कि आपको जैविक डेटा कलेक्ट करने से आप पुलिस को नहीं रोक सकते हैं। यहाँ ये बड़ी बात है कि आप पुलिस को जैविक डेटा कलेक्ट करने से नहीं रोक सकते हैं। फिर अगर आप रोकते हैं तो इसके लिए फिर इंडियन पिनल कोड के प्रावधान, एक्ट के अलग अलग प्रावधानों के तहत आप दोषी करार दिए जा सकते हैं। और देखिए यहाँ आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आपसे ज़बरदस्ती ये डेटा लेने का प्रक्रिया ज़बरदस्ती भी नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसे अपराध में ज़बरदस्ती भी जैविक डेटा लिया जा सकता है। ऐसे अपराध में
क्या है कि ज़बरदस्ती डेटा लिया जा सकता है। तो ये ज़बरदस्ती डेटा कब लिया जा सकता है, तो इसके 3 ये हैं। पहला कि अगर 7 वर्ष या उससे अधिक का सजा हो, ठीक, अगर 7 वर्ष या उससे अधिक की कोई सजा हुई है तो उनका जो जैविक डेटा है उसको लेने से रोका नहीं जा सकता। मतलब निश्चित रूप से जोर ज़बरदस्ती ही सही ऐसे अपराधी की जैविक डेटा कलेक्ट की जाएगी। चलिए 4, फिर देखिए क्या होता है कि अब क्या है कि महिलाओं के साथ अगर हुए कोई अपराध है तो उसमें अगर महिला के साथ कोई अपराध हुआ, महिला के विरुद्ध कोई अपराध अगर है तो उसका जैविक डेटा ये मतलब जो अपराधी होगा उसको वो रोक नहीं सकता है, जोर ज़बरदस्ती उससे पुलिस ले सकती है। बच्चों के विरुद्ध भी अगर कोई अपराध है तो उनका भी जैविक डेटा, उस अपराधी का भी जैविक डेटा क्या है कि लिया जाएगा। तो यहाँ क्या है देखिए 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 वर्ष से अधिक सजा, महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाला और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वाला जो है, इनका जो जैविक डेटा है ये जोर ज़बरदस्ती लिया जा सकता है। ठीक है, ये जो है क्या है कि जोर ज़बरदस्ती ये डेटा लिया जा सकता है, इससे इनकार वो नहीं कर सकता। मतलब इनकार क्या, यहाँ पुलिस फोर्स मतलब दबाव देकर भी लेगी, लेकिन वो निश्चित रूप से ये डेटा लेगी। तो यहाँ क्या है कि जैविक डेटा जब कलेक्ट करने की सारी बातें आ रही है और इसका अधिकार मिल रहा है आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक कानून के तहत, और ये डेटा अगर अपराध को नियंत्रण करने में सफल होती है तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए वर्तमान में इस डिजिटल या मॉडर्न एरा में डिजिटली भी आगे बढ़ना जरूरी हो जाता है। इसलिए जैविक डेटा का जो विरोध है वो अपने जगह हो सकता है सही हो, लेकिन आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक वो आज की ज़रूरत है। देखिए क्या है कि आधार कार्ड जब आधार कार्ड में भी हमारा जैविक डेटा सुरक्षित रखा गया। हाँ, यहाँ क्या अंतर है कि यहाँ जो जैविक डेटा था ये लिमिटेड, ठीक है, ये लिमिटेड, लेकिन यहाँ क्या है कि इस प्रक्रिया के तहत अनलिमिटेड वे से डेटा को कलेक्ट किया जा सकता है। और यहाँ तो क्या था, उंगलियों का निशान और आइरिस। आधार कार्ड, अब क्या हुआ, आधार कार्ड को लेकर भी विवाद हुई थी। अब जानते हैं मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया। सर्वोच्च न्यायालय में भी अंत में ये कहा, क्या सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी है कि जो सरकार जो ये डेटा आधार कार्ड के रूप में सुरक्षित रखी है, इस डेटा का उपयोग सरकार विभिन्न योजनाओं में, योजना हो गया बैंकिंग सेक्टर, या फिर आप सिम वगैरह लेते हैं, मार्केटिंग में बहुत कुछ, जहां गवर्नमेंट का रोल हो, ठीक है, उसमें क्या है कि जहां गवर्नमेंट किसी न किसी वे से उससे जुड़ा हो, तो क्या है कि आधार का जो डिटेल्स कलेक्ट किया गया, बायोलॉजिकल डिटेल्स, जैविक डेटा, उसका उपयोग किया जा सकता है। इसका ऑर्डर किसने दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी हमारा कुछ डेटा तो ऑलरेडी आधार के रूप में है ही। यहाँ नया कानून फोकस्ड किसके ऊपर है, तो अपराधियों के ऊपर है, विशेषकर आदतन अपराधियों के लिए। लेकिन इसका राजनीतिक दुरुपयोग की जो शंका है उस पर भी विचार होना चाहिए, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में स्थिति स्पष्ट होगी ही। लेकिन ये देखिए पूरा का पूरा जो हम लोग ध्यान से देख रहे हैं कि आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक जो है, इसमें ये जो अधिकार दिया जा रहा है पुलिस को दिया जा रहा है। और मैं ये बार बार कहता हूँ कि पुलिस की जो भूमिका होती है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब कोई भी एक नया कानून जब आता है तो सीधे सीधे क्या कि नहीं, पुलिस इसका दुरुपयोग करेगी। एक महिला संरक्षण विधेयक ऐसा कुछ था, भी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसमें भी यही था कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में बहुत बार गया कि वो दहेज वाला था, कि बार बार जान सुनकर पुलिस इसमें बेगुनाह को परेशान कर रही है। तो उसमें कुछ बातें आई सामने, लेकिन पुलिस को ऐसे अधिकार चाहिए क्योंकि उन्हें अपराध रोकना होता है, अपराधियों को नियंत्रण करना होता है। तो इस डिजिटल एरा में पुलिसिंग को भी स्मार्ट पुलिस बनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चलिए, चूँकि ये बात हम लोग कर रहे थे क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 मतलब आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 की, तो इसमें जो
मेजर रोल प्ले होगा, किनका होगा, वो होगा पुलिस का। ठीक है, तो स्मार्ट पुलिस का होना बहुत ज़रूरी है। और पुलिस की जो भूमिका है आप जानते हैं समाज में क्या है। तो जब इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो साथ में चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा पुलिस के जो वर्तमान पुलिस की जो भूमिका है, मतलब आम जनमानस तक, माने आम पब्लिक तक, सिविलियंस में पुलिस का क्या रोल, पुलिसिंग क्या होता है और एफआईआर वगैरह क्या प्रोसीजर है, बहुत ही सिंपल शब्दों में तेज़ी से हम लोग देख लेंगे इसको। देखिए इनका रोल कितना इम्पोर्टेंट है ये जानना जरूरी है। तो किसी भी स्टेट के जो एक्टिव फोर्स हैं, एक्टिव फोर्स, ये एक्टिव फोर्स इसलिए क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला होता है इंडियंस को, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिला हुआ है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का अगर वायलेंस हो रहा है तो उसको सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी किनकी, तो पुलिस की। जानते हैं ये इतना महत्वपूर्ण बात है, इसको समझिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिला हुआ है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है उसको सुनिश्चित, मतलब निश्चित रूप से मान लीजिए किसी ABC किसी को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है तो वो राइट सही ढंग से उसको सुनिश्चित कराना, मतलब उनको जो राइट्स है वो राइट्स उनका बना रहे, उस पर कोई अतिक्रमण ना करे, दबाव ना डाले, उसके राइट्स को छीने ना। तो इसको जो सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी है ना, वो है पुलिस की। इसलिए मेरा मानना है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट है। ये पोस्ट ना कहे, ये कहे डिपार्टमेंट है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है एक्टिव फोर्स का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है हमारे इंडियंस के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, इंडियंस के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसको सुनिश्चित कराती है। कौन? पुलिस कराती है। ठीक है, तो पुलिस का मतलब क्या होता है? देखिए पुलिस का, पहले पुलिस का फुल फॉर्म जान लेते हैं। जो पॉपुलर फुल फॉर्म है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसका क्या होता है कि पब्लिक, चलिए पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल, देखिए मैं एक बात बता दूं कि ये कोई इसका परिभाषा के तहत कहीं ऐसा पुलिसिंग का कोई डेफिनेशन और डेफिनेशन के तहत मैं इसका फुल फॉर्म नहीं बता रहा हूँ। ये बता रहा हूँ क्या कि जनरली पुलिस का मतलब क्या होता है, और फिर ये जो पुलिस शब्द है ना ये इंटरनेशनली चलता है, तो वहाँ इसका क्या मतलब होता है इसका, तो ये इसका मतलब होता है पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल एजेंसी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसी। इमरजेंसीज। ठीक है, देखिए तो क्या हो गया, पुलिस का फुल फॉर्म क्या हो गया? पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसी। इसको अगर ध्यान से देखें तो साफ समझ में आ रहा है कि अचानक कोई विपदा अगर आन पड़ती है तो आपको जो सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, वह सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो पुलिस की होती है। अच्छा, तो पुलिस जो है ये सेंट्रली क्यों नहीं होता है? इसीलिए नहीं होता है कि पुलिस, देखिए केंद्र स्तर पे, मतलब ग्लोबली, मतलब मान लीजिए इंडिया लेवल पे, तो इंडिया लेवल में कोई पुलिसिंग नहीं है। इसलिए नहीं है कि पुलिसिंग कहाँ, स्टेट वाइज है। ठीक है, क्या है? स्टेट, तो स्टेट वाइज है पुलिसिंग, इंडिया लेवल पे पुलिसिंग नहीं है। तो इंडिया लेवल में एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसकी जिम्मेदारी चूँकि राज्यों में बटी हुई है, तो राज्य की पुलिस को देखनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए पुलिसिंग की जो व्यवस्था है वो कहाँ हमको मिलती है? राज्यों में। ठीक है, पुलिसिंग व्यवस्था कहाँ मिलती है? राज्यों में। तो अब बात आ गई कि मान लीजिए कि हमारा कोई संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक अधिकार को जो सुरक्षित करने की जिम्मेदारी वो पुलिस की है, तो ये प्रावधान, ये सिस्टम है क्या? तो एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर आपके साथ किसी भी तरह का मिसहैपनिंग होता है या फिर किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेंस होता है, तो आप क्या करते हैं? आप जाते हैं पुलिस के पास, और पुलिस क्या करती है? पुलिस दर्ज करती है FIR। क्या दर्ज करती है? FIR। ये FIR क्या होता है? FIR होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, FIR क्या होता है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। आप कहाँ जाते हैं? तो पुलिस के पास। तो अब पुलिस जो
आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेंस हुआ और आप गए पुलिस के पास, अब पुलिस के पास जाकर आप क्या बोलते हैं, एफआईआर दर्ज करवाइए, ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वो दर्ज करेंगे। तो पुलिस के पास भी तो कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई रूल होना चाहिए जिसके तहत वो एफआईआर करे या फिर इन्वेस्टिगेशन करे, आइडेंटिफाई करे कौन सही कौन गलत, ठीक है। वो निर्णय तो अंत में जुडिशरी को करना है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन का काम है, अब देखिए पुलिस के इसमें ही इन्वेस्टिगेशन टर्म जुड़ा हुआ है, तो इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी किनकी है, तो पुलिस की होती है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये क्या करते हैं, इनको जो अधिकार प्राप्त है उन अधिकारों का ये उपयोग करते हैं। तो इनको जो अधिकार प्राप्त है, अधिकार क्या, जैसे नागरिक को सुरक्षा देने का जो प्रावधान है उसके लिए ये व्यवस्था कहाँ की गई है, तो इनको जो दो मुख्य पैटर्न या फिर बेस बुक बोलिए, ठीक है, बेस बुक, दो इम्पॉर्टेंट बेस बुक है, ठीक है, और जिसके अंदर क्या है, अलग अलग धाराएं हैं और उसी धाराओं के तहत, उसी विभिन्न धाराओं के तहत ही क्या होता है कि पुलिस अपना काम करती है। तो वो क्या हो गया, तो पहला हो गया इंडियन पिनल कोड, आप जानते हैं आईपीसी, ठीक है, ये आईपीसी 1860 से चला आ रहा है, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी क्या हो गया, तो आईपीसी हो गया इंडियन पिनल कोड। इसके अलग अलग जो धाराएं होती हैं उसी धारा के तहत पुलिस काम करेगी। और दूसरा होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी, ठीक है, ये 1973 को, ये 1973, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट बात, पुलिस निश्चित रूप से पुलिस की जिम्मेदारी, पुलिस एक एक्टिव फोर्स है किसी स्टेट की, वो एक्टिव फोर्स जो संविधान प्रदत्त अधिकार जो नागरिक को प्राप्त है उसको सुनिश्चित कराने का काम करती है। तो पुलिस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर कहे मोस्ट मैंने वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट किसके लिए, किसी भी स्टेट के लिए, क्या, तो एक एक्टिव फोर्स का। तो एक्टिव फोर्स का एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को बचाए रखती है या फिर किसी भी तरह के मिसहैपनिंग से सुरक्षा सुनिश्चित कराती है, वो जिम्मेदारी पुलिस की है। और पुलिस जो अधिकार उपयोग करती है वह अधिकार उसको कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी से, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पिनल कोड से, ठीक है। अब जब पुलिस के पास एफआईआर की बात आती है तो जानते हैं ये एफआईआर दर्ज करने का क्या होता है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए इसका एक प्रावधान है। ये प्रावधान कहाँ है, तो सीआरपीसी में एक धारा आता है 154, सीआरपीसी का 154 जो है ये राइट देता है क्या, कि एफआईआर दर्ज हो, ठीक है। सीआरपीसी का 154 धारा क्या राइट दे रहा है कि एफआईआर दर्ज हो। तो एफआईआर दर्ज भी क्या हो रहा है, कानूनी प्रक्रिया के तहत एफआईआर या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहाँ से आया, तो सीआरपीसी के 154 आर्टिकल से, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है जो पुलिसिंग से समझना चाहिए, ये एक एक्टिव फोर्स है, इसके बारे में जानना निश्चित रूप से जरूरी है। अब देखिए क्या होता है ना, बहुत ही सिंपल बात, एकदम ओवरव्यू में बातें कर रहे हैं। तो क्या होता है कि पुलिसिंग जो काम हो रही है, अब किसी मतलब पुलिस किसी को आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये बियॉन्ड द रूल, या फिर मान लीजिए जो रूल्स है आईपीसी या सीआरपीसी उसके अगेंस्ट जाकर कुछ कर रहा है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर कुछ कर रहा है, तो क्या होता है कि पुलिस जब आइडेंटिफाई कर लेती है तो उसको अगर वो नहीं पकड़ा जाता है तो क्या वारंट जारी करते हैं। क्या जारी होता है, वारंट, है ना, वारंट क्या जारी होता है, वारंट जारी होता है। तो वारंट कौन जारी करेगी, तो पुलिस जारी करेगी, ठीक है। वारंट जारी होता है किसके लिए, तो उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। तो ये पुलिस का एक व्यवस्था, एक सिस्टम है। आप अच्छा कभी कभी ये भी देखते हैं ना कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया। रेड कॉर्नर नोटिस जो है ना वो और कुछ नहीं है, जैसे हमारे यहाँ पुलिस वारंट जारी करती है उसी तरह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक संस्था है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक संस्था है जिसका नाम है इंटरपोल। इंटरपोल, ठीक है, एक संस्था है जिसका नाम क्या है, इंटरपोल, मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या होगा, तो इंटरपोल, यही इंटरपोल जो है ना, इंटरपोल जो वारंट जारी करती है उसी को बोला जाता है रेड कॉर्नर नोटिस। रेड कॉर्नर नोटिस, ये रेड कॉर्नर नोटिस और कुछ रेड कॉर्नर नोटिस जो है,
रेड कॉर्नर, रेड कॉर्नर नोटिस और कुछ नहीं। ये क्या है? तो रेड कॉर्नर नोटिस है वारंट ही जो इंटरनेशनली जारी किया जाता है, मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल द्वारा जारी किया जाता है। तो उसको क्या बोला जाता है? रेड कॉर्नर नोटिस। तो देखिए पुलिस से रिलेटेड ये एकदम सिंपल सा बात, 2 शब्द समझना था, इसलिए मैंने कहा कि एकदम छोटी सी बात। पुलिस को जानना इसलिए, इसको महत्व देना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक्टिव फोर्स होती है किसी भी स्टेट का जो आपके संवैधानिक अधिकार और आपके साथ हुए किसी भी तरह के मिसहैपनिंग से सुरक्षा देने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, ठीक है। और पुलिस का जो इंटरनेशनली फुल फॉर्म होता है पब्लिक ऑफिसर फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन एंड क्रिमिनल इमरजेंसीज, ठीक है। लेकिन आजकल स्मार्ट पुलिसिंग की बात चल रही है। ये स्मार्ट पुलिसिंग में थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह चेंज हो जा रहा है। आजकल स्मार्ट पुलिसिंग में P फॉर पोलाइट, O फॉर ओबीडियंट, L फॉर लायबिलिटी, I फॉर इंटेलिजेंट, C फॉर करेजियस और E फॉर इफिशिएंट। एक नया स्मार्ट पुलिसिंग एक टर्म आ रहा है जो अभी मॉडर्न एरा में स्मार्ट पुलिसिंग की बात आ रही है निश्चित रूप से। अच्छा, एक चलिए एक साथ में बता रहे हैं। देखिए है इस टॉपिक बहुत ही बड़ा, लेकिन मैं पूरा डिटेल्स में जब कभी बात आएगी तो करेंगे। लेकिन ये FIR जो होता है ना, एक होता है जीरो FIR, जीरो FIR, ठीक है। ये जीरो FIR क्या होता है ना कि पुलिस का जो जुरिडिक्शन होता है, पुलिस में अगर थाना है तो उसका एक सर्टन एरिया हो गया, उस थाने के अंदर अगर क्राइम होता है तो FIR सीधे सीधे दर्ज होगी। लेकिन एरिया कहीं और, मतलब कोई एक पर्टिकुलर एरिया A है और कोई घटना हुई है B में, तो अगर जहां घटना नहीं हुई है वहां आप अगर FIR दर्ज कराने जाते हैं तो वहां भी आपको क्रिमिनल प्रोसीजर 154 के तहत FIR दर्ज होगी। उस FIR को जीरो FIR कहा जाता है। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके जिस रेलिवेंट थाना से जुड़ा वो मामला होगा वहां उसको दर्ज कराएगी। इसको कहा जाता है जीरो FIR।